पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक, केवल दूरदर्शन किसान पर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृषि उपज से आत्मनिर्भरता। इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए को दुगना करने में सक्षम है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श में आज विशेष विषय के साथ हम हाजिर हुए हैं। जी हाँ, आप भी सोच रहे होंगे आखिर ऐसा विशेष विषय है क्या। आज खासतौर से आज के समय को अगर देखा जाए तो हम सभी जानते हैं, कुदरत की बात की जाए, प्रकृति की बात की जाए तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं। और जब कृषि क्षेत्र में हम खेती की बात करते हैं तो वहाँ भी प्राकृतिक खेती से बेहतर कुछ नज़र विकल्प हमें नहीं आता। इसलिए ज़रूरी यही है कि प्राकृतिक खेती को जो हमारे और भी किसान हैं वो भी जानें। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि बाहरी देशों में भी बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती की जाती है। लेकिन जब बात हमारे देश की जाती है तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अब हमारे जो किसान हैं इस खेती से जुड़ने लगे हैं, और इस खेती के लिए भी क्या किसी तरह का जो प्रशिक्षण हमारे किसान सोचते हैं, या जब वैज्ञानिक पहलू की बात आती है क्या इस तरह की भी जटिलताएं उनके सामने आती हैं या नहीं, इस पर भी आपको हम पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कैसे प्राकृतिक खेती भविष्य की खेती कही जा रही है। इस बारे में आपके साथ आज हम चर्चा करेंगे और उसके लिए बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रशांत कुमार स्वाइन जी, आप अपर सचिव हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीलम पटेल जी, आप कृषि सलाहकार हैं नीति आयोग, भारत सरकार में। और इसके साथ ही आपको बता दें हमारे साथ 2 प्रगतिशील किसान भी आज जुड़े हैं जो कि प्राकृतिक खेती से ही जुड़े हुए हैं और पिछले काफ़ी लंबे समय से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उनका भी परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं श्री राजकुमार आर्य जी, आप प्रगतिशील किसान हैं और प्राकृतिक खेती करते हैं। साथ ही हमारे साथ हैं श्री फूल कुमार जी जो कि हरियाणा के किसान हैं, प्रगतिशील किसान और प्राकृतिक खेती कर रहे हैं पिछले काफ़ी लंबे अरसे से। तो इसके साथ साथ ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे हमारे जो किसान हैं इससे जुड़ने लगे हैं। और भी कई खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर टी विजय कुमार जी, आप नोडल अधिकारी हैं आंध्र प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका टी विजय कुमार जी। और आपको बता दें इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश से भी हमारे साथ जो नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर राजेश्वर चंदेल जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर राजेश्वर, बहुत बहुत स्वागत आपका भी हमारे इस खास कार्यक्रम में। हाँ, धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो देखिए, अब खासतौर से अगर बात की जाए इस विशेष कार्यक्रम में जो विशेष विषय है उसके लिए विशेष पैनल हमारे साथ मौजूद है। इनके साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस विशेष रिपोर्ट पर। धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को पालती पोसती है, उसी तरह धरती भी अपनी उपज से इंसानों का पेट भरती है। अगर आपको एकदम शुद्ध फसलें उगानी है तो प्राकृतिक खेती अपनानी होगी। प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है जो मुख्य रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य पर जोर देती है।
मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी, फसल भी उतनी ही बेहतर होगी। दरअसल मिट्टी में पौधों के विकास के लिए 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं। देसी गाय के गोबर में ये सभी तत्व मौजूद हैं और कमाल की बात ये है कि एक अकेली गाय 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए काफी है। देसी गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में भी मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूर पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। साथ ही प्राकृतिक खेती भूमिगत जल को बढ़ाने में भी है सहायक। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इस तरह की खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती हैं, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती हैं, और वो भी घर पर मौजूद सामग्री से। खाद 2 तरह से बन सकती है। पहला तरीका ये है कि एक देसी गाय का 24 घंटे का गोबर लेना है, जो करीब 10 किलो होगा। 24 घंटे में ही इकट्ठा किया 8 से 10 किलो मूत्र, 1.5-2 किलो गुड़, इतनी ही मात्रा में किसी भी दाल का बेसन और पेड़ के नीचे से मुट्ठी भर मिट्टी। इन 5 चीजों को प्लास्टिक के ड्रम में 180 लीटर पानी में लकड़ी के डंडे से सुबह शाम 5-5 मिनट मिलाना है और इस मिश्रण को छायादार जगह पर रख देंगे। 4 से 6 दिन में ये खाद तैयार हो जाएगी, जो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। इस तरह अगले 30 दिनों में 30 एकड़ खाद आपके पास होगी। ये खाद मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। दूसरी खाद घन जीवामृत है। इसमें 100 किलो गाय का गोबर सुखाकर बारीक कर लेते हैं। साथ ही 24 घंटे का गौमूत्र, 1.5 किलो गुड़, 1.5 किलो बेसन और 1 मुट्ठी मिट्टी मिलाकर छायादार जगह पर ढक कर रख देते हैं। यूरिया की तरह ही इस खाद को 6-7 महीने तक कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधे के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में पोषण और कीट नियंत्रण के लिए बाजार से कुछ भी अतिरिक्त सामान नहीं खरीदना होता, इसलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग यानी शून्य बजट खेती भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ये खेती लोकप्रिय हो रही है और खास तौर से कर्नाटक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस तरह की खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उपयोजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस उपयोजना में अब तक 4,09,400 हेक्टेयर क्षेत्र कवर हो चुका है और 8 राज्यों के लिए 4,981 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। पद्मश्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के जनक हैं। वैसे बिना रसायनों वाली खेती भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है। हमारे किसान हजारों साल से इसी तरह खेती करते आ रहे हैं। रसायनों का उपयोग हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ। अब चूंकि पूरी दुनिया इनके दुष्परिणामों को जान चुकी है, ऐसे में भारत प्राकृतिक खेती के रूप में दुनिया को नई राह दिखा रहा है। तो
तो जाना आपने आखिर प्राकृतिक खेती है क्या और किस तरीके से। देखिए, किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन आवश्यकता है तो इसके बारे में जानने की और उसके साथ साथ इस दिशा में आगे बढ़ने की। और खासतौर से अगर हम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की बात करें तो लगातार मंत्रालय की तरफ से कोशिश यही होती है कि जो किसानों के हित में है सबसे पहले उसे प्राथमिकता दी जाए। और ऐसे ही कुछ स्थिति प्राकृतिक खेती के साथ भी हमें नजर आ रही है। इस बारे में डॉक्टर स्वाइन आपसे हम जानना चाहेंगे, प्राकृतिक खेती हमने जाना अपनी इस रिपोर्ट में है क्या, आपसे हम समझना चाहेंगे आखिर किस तरीके की ये खेती है और कैसे किसानों के लिए लाभकारी है। जैसे कि जानते हैं कि भारतवर्ष में हमारे ऑलमोस्ट 140 मिलियन हेक्टेयर से ऊपर जो हमारे एरेबल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, और जिसके आधार पर ऑलमोस्ट माने जो हमारे एग्रीकल्चर वर्कफोर्स है वो टोटल वर्कफोर्स का ऑलमोस्ट 55% डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर में, और ऑलमोस्ट 70% जो गांव के रहने वाले हैं उसके ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं जी। तो हमारे जब ये शुरू हुआ था स्वाधीनता के टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे, फूड सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा था कि हमें फूड सेल्फ सफिशिएंसी बनना है। लेकिन आज हम चलते चलते फूड सेल्फ सफिशिएंट तो बन गए। हमारे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1960s में, बिल्कुल, जिसमें हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए, केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग हुआ, या हाइब्रिड सीड्स के प्रयोग हुआ, तो इसमें क्या हुआ, हमारे प्रोडक्टिविटी बढ़ा, सब कुछ बढ़ा। लेकिन हमने रियलाइज़ किया ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब सेल्फ सफिशिएंसी बने, जो हमारा मिट्टी है, जिसका सॉइल का हेल्थ है, जो हमारे ये जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, तो उसी एग्रीकल्चर के साथ साथ इनके भी कुछ प्रॉब्लम शुरू हुआ। इसके साथ साथ ह्यूमन हेल्थ का भी प्रॉब्लम शुरू हुआ, बिकॉज ये जो केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड्स डिपेंडेंट एग्रीकल्चर जो है, इसमें जो प्रॉब्लम्स है उसमें सुधार के लिए बहुत ज़रूरत हो गया है। तो इसलिए जो वर्तमान की सरकार है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अभी हमारे डायरेक्शंस जा रहे हैं नेचुरल फार्मिंग के, जो हम नेचर के तरफ चल रहे हैं, जिसमें एग्रो इकोलॉजी प्रैक्टिसेस को हम फॉलो कर रहे हैं, ये केमिकल फ्री फार्मिंग का फॉलो कर रहे हैं, और जिसमें जो आत्मनिर्भर, जो अपने फार्म में सारे एग्रो इनपुट्स प्रोडक्शन करके उसको यूज़ करते हुए सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, तो उसके डायरेक्शंस में जा रहे हैं, जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिडक्शन हो रहा है, और जिसमें हमारा प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी माने आगे जा रहा है। इसको जब सॉइल कार्बन को हम फिक्स करते हैं और उसको नेचुरल प्रोसेस में लेते हैं और हेल्दी प्रोड्यूस लेके आते हैं, तो फार्मर को भी ये बेनिफिट होता है। काफ़ी लाभ जो है देखिए किसान को मिलता है अगर प्राकृतिक खेती की हम बात करते हैं। और आप भी जानते होंगे जब हम प्राकृतिक की बात करते हैं तो कौन कौन से कारक हैं, और वही कारक हैं जो कृषि में भी काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन जब इसकी शुरुआत की बात आती है, यूँ तो ये खेती प्राचीन काल से हमारे देश में हो रही है, जो किसान हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि ये शायद एक पद्धति किसान की ही है, इजाद की हुई, और जो इसको सफल भी बना रहे हैं। लेकिन जब शुरुआत की बात हम करते हैं, इस बारे में डॉक्टर नीलम आपसे हम समझना चाहेंगे, जो किसान हैं हमारे वो जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन जब इसकी शुरुआत की अगर खासतौर से बात की जाए, कैसे प्राकृतिक खेती की शुरुआत हम कर सकते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा जो डॉक्टर स्वाइन ने जो किया बताया, उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं कि आप देखिए कि हमारे देश में जो हमारी मिट्टी की जो स्वास्थ्य है वो लगातार कम हो रहा है। मिट्टी के स्वास्थ्य दर्शाने के लिए एक ऑर्गेनिक कार्बन एक इंडिकेटर होता है जी। हमारे यहाँ पर जो हमारी मिट्टियाँ हैं उनका ऑर्गेनिक कार्बन अब वही 0.4 से 0.5% हो गया है, जबकि हमें अगर अच्छी से खेती करनी है तो ये 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1% से ज़्यादा होना चाहिए जी। दूसरा, आपने देखा कि हमारे यहाँ पानी की किल्लत अभी किसानों को होने लगी है सिंचाई में, और आप देख रहे हैं कि दिन पे दिन जो हमारी जल की उपलब्धता है, जो कि 5,500 क्यूबिक मीटर पर कैप्टा पर ईयर थी, अभी वो 500 क्यूबिक मीटर पर कैप्टा पर ईयर, 1500 क्यूबिक मीटर पर कैप्टा पर ईयर हो गई है। तो हम 5500 से 1500 तक आ गए हैं, जो कि समय के साथ और कम होगा। दूसरा है कि पहले हमने जब हमारे यहाँ ये ग्रीन रेवोल्यूशन या जिसका हमारे देश में आया लगभग 60 के दशक में, तो हमारे किसान हमारी खादें देते थे और हमारी पैदावार बहुत अच्छे से बढ़ती थी। हुआ क्या, खाद देने का दर हमारा बढ़ता रहा, लेकिन पैदावार उस ढंग से नहीं बढ़ी जी। तो अभी हुआ क्या, एक तरफ आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, दूसरा आपका पानी की उपलब्धता कम हो रही है, तीसरा आपकी जो पैदावार है वो आपकी उतनी नहीं आ रही जितनी होनी चाहिए। परिस्थितियां जो है विपरीत होती जा रही और प्रकृति के साथ देखिए यही होता है। जब हम कहते भी हैं कि जो हमारी कुदरत है या प्रकृति है उसके साथ जब खिलवाड़ किया जाता है तो किस तरह की विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं। लेकिन अब
आवश्यकता है उन विपरीत परिस्थितियों को सही ढंग से एक सही दिशा देने का, और उसके लिए अब सरकार प्रयास कर रही है। हमारे साथ आंध्र प्रदेश से जो नोडल अधिकारी जुड़े हैं टी विजय कुमार जी, उनके पास अब आइए चल लेते हैं। टी विजय कुमार जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जब हम लगातार बात करते हैं प्राकृतिक खेती की, किस तरीके से, क्योंकि अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए, आंध्र प्रदेश की राज्य की अगर हम खासतौर से बात कर लें, क्या स्थिति है वहाँ पर प्राकृतिक खेती की और कितनी संभावनाएं उन किसानों के लिए जो अभी तक इससे नहीं जुड़े हैं? आंध्र प्रदेश में ये कार्यक्रम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा 2015 से हमने ये अभियान चलाया है, और अभी भी जो नीलम पटेल मैडम और श्वाइन साहब ने बताया वही परिस्थितियां हैं। किसानों की जमीन की भी प्रॉब्लम है, प्रोडक्टिविटी की भी प्रॉब्लम है। तो हम किसानों के पास गए कि ये समस्या का परिष्कार जो है, हम कुदरत की ओर चले, वी डू नेचुरल फार्मिंग। और यहाँ पर लगभग 15 साल से काफी गांवों में अलग अलग किसान जो हैं ये अपना प्रयास कर रहे थे, और जो सुभाष पालेकर जी हैं, उनका जो प्रिंसिपल्स हैं नेचुरल फार्मिंग के, उनके द्वारा हमने 4 बार बड़े बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग दिलवाया किसानों को जी। और ये अभी 3700 गांवों में ये कार्यक्रम फैल गया है। मीन्स 30% ऑफ विलेजेस, 30% गांवों में अभी ये कार्यक्रम चल रहा है, और हमारे राज्य में लगभग 50 लाख किसान हैं, और इस साल हम 7 लाख किसानों को इसमें जोड़ेंगे। जी, एक बड़ा आंकड़ा आपने यहाँ बताया विजय कुमार जी, किस तरीके से ज्यादा जो किसान हैं इससे जुड़ रहे हैं, और काफी संख्या में अलग अलग जो गांव हैं वहाँ भी ये सारी जानकारी दी जा रही है। हमारे साथ भी यहाँ जो प्रगतिशील किसान मौजूद हैं, उनका किस तरह का अनुभव रहा है प्राकृतिक खेती से जब वो जुड़े, इस बारे में भी जान लेते हैं। राजकुमार जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जब हम कोई नई शुरुआत करते हैं तो जाहिर तौर पर कई तरह की चुनौतियाँ सामने आती हैं, कई तरह की बातें हमारे सामने आती हैं। आपका किस तरह का अनुभव रहा जब आप प्राकृतिक खेती से जुड़े? मुकुल जी, मैं 1993 से कृषि के क्षेत्र में आया जी, और 12 वर्ष मैंने वो रासायनिक खेती की, और मैं उसका भी बेस्ट किसान था जी, उसका भी मैं रिकॉर्ड उत्पादक किसान रहा। लेकिन जैसे जैसे मैं उसमें आगे बढ़ता गया, उत्पादन जरूर बढ़ा, लेकिन मिट्टी को हमने बांझ करने का काम किया, क्योंकि हमारी मिट्टी उन दिनों पानी ग्रहण करने की क्षमता छोड़ चुकी थी जी। जहाँ एक विश्वविद्यालय 10 केजी जिंक डालने की बात करता था पूरे वर्ष के लिए, मैं एक क्रॉप में ही 60 केजी डाल रहा था जी। और ये अभी भी शायद हमारे कुछ किसान करते हैं ऐसा। अब नहीं, अब तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति है जी। पहले तो मुख्य रूप से 1-2 तत्व ही बाहर से डालते थे, लेकिन अब तो अंबार लग चुका है। जैसे जैसे हम रसायनों का प्रयोग करते गए, मिट्टी को कमज़ोर करते चले गए, और मिट्टी को कमज़ोर करना कभी भी किसी देश के हित में नहीं हो सकता। उस प्रणाली पर आप लंबे समय तक नहीं चल सकते। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि कोई भी देश की आप बात कर लीजिए, लेकिन जहाँ जब मिट्टी का अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सफलता, किसान कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन जो उम्मीद है हमें, जिस सफलता की उम्मीद करके हम चलते हैं, वो सफलता शायद हमें नहीं मिल सकती, उस तरह का उत्पादन हमें नहीं मिलता। लेकिन खासतौर से हमारे जब किसान इससे जुड़ जाते हैं, भले ही हमारे देश में जलवायु की विभिन्नता हो, और अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य की, वहाँ पर किस तरीके से जो प्राकृतिक खेती है, क्योंकि अमूमन हम यही सुनते हैं हिमाचल प्रदेश में अगर आप जाते हैं तो पूरी तरीके से जो प्रकृति है वो आपको वहाँ पर नजर आएगी, लेकिन प्राकृतिक खेती की जो संभावनाएं हैं या कितने किसान जुड़े हैं, ये जान लेते हैं डॉक्टर राजेश्वर से, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेश्वर, हिमाचल प्रदेश का हाल आपसे हम जानना चाहेंगे प्राकृतिक खेती की अगर बात की जाए। देखिए, जो विषय पूरे देश भर का है, जो स्वाइन साहब से शुरू हुआ और डॉक्टर नीलम और विजय कुमार सर ने कहा, वही विषय हिमाचल प्रदेश के भी आए। एक परसेप्शन पहाड़ों के लिए थोड़ी अलग थी कि पहाड़ का शुद्ध होगा, पहाड़ का प्रोडक्शन अच्छी है और पहाड़ की मिट्टी अच्छी है, परंतु पिछले 1 दशक के डाटा को देखें तो हमारी मिट्टी डिजर्टिफिकेशन, हम जो सबसे तेजी से डिजर्टिफिकेशन की ओर राज्य बढ़ रहे हैं, हिमाचल उसमें एक है जी। 20% से ऊपर अभी हमारा इरिगेशन का पोटेंशियल नहीं बढ़ पाया है। और एक पोस्ट डाटा है जो बताता है कि पिछले 1 दशक में 25% किसान खेती छोड़ गए हैं जी। तो ये विकल्प सिर्फ हिमाचल प्रदेश का नहीं, जो 8 करोड़ के आसपास हमारे जितने भी पहाड़ी राज्य हैं उनके जो छोटे किसान हैं, लगभग 87% ऐसे किसान है, 0.6 हेक्टेयर उनकी एवरेज लैंड होल्डिंग है, मैकेनाइजेशन यहाँ नहीं है। तो ये जो सुभाष पालेकर जी ने जो एक टूल किट दी हमारे,
ये यहाँ पर एक लोगों के लिए एक पूरा इनका जो रीडिज़ाइन हुआ, जो शिफ्ट हुआ पूरा डिज़ाइन पर, ये काम किया। किसान को ये लगना शुरू हुआ कि क्योंकि आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य है, परंतु इसकी लगभग 10 करोड़ की जो इकोनॉमी है वो एप्पल और ऑक्सीजन वेजिटेबल्स की है। तो साल दर साल जो पेस्टिसाइड का स्प्रे, फर्टिलाइजर्स का, फंजीसाइड्स का बढ़ता गया, हम 18 स्प्रे पर क्रॉप तक जा रहे हैं। तो जो किसान थक चुका, उसको लगा कि अब हमें एक वाइबल ऑप्शन चाहिए। 18 स्प्रे करने के बाद भी अगर प्रोडक्टिविटी लेवल हमारा या तो स्टेगनेंट हो गया है या कम हो रहा है, जी, तो जो शुरू में और शायद हर एक किसान के लिए संभव भी नहीं है कि 18 स्प्रे जो है अपनी फसल में दे पाएं। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जो लागत है वो बढ़ जाती है एक किसान के लिए। और हर एक किसान को जानना ये ज़रूरी है कि लागत को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। हमारे साथ जो प्रगतिशील किसान हैं वो अपनी लागत को कम भी कर रहे हैं, और बल्कि उनका मानना है कि बाहर से उन्हें कुछ सामान लेने की आवश्यकता होती ही नहीं। फूल कुमार जी, आपसे मैं समझना चाहूँगा, आप भी पिछले काफ़ी समय से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, किस तरीके से आप एक बड़ा अंतर पाते हैं? और लागत को अगर देखा जाए, खर्च को अगर हम देखें, क्या स्थिति? ये प्राकृतिक खेती में जी हमने बाहर से कुछ भी खरीदना ही नहीं है किसान ने जी। सब अपनी गाय से, अपने मतलब बनी से, जैसे नीम आग के पेड़ कुछ किसी समस्या के लिए लेने हैं तो, नहीं तो आपने खेत में ही गाय के गोबर और मूत्र से जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत और अपने खेत का बचा हुआ अवशेष उसी का खेत में प्रयोग करके और वहीं पे आपने उसको खाद के रूप में बदल देना है। जितना जितना हम अपने खेत में बायोमास का प्रयोग करते जाएंगे, उससे हमारे नीचे केंचुओं को काम करने की लंबे समय तक काम करते हैं, क्योंकि उनको अनुकूल वातावरण मिल जाता है और वो बाद में आच्छादन हमारा वहीं पे गड़ के और वहीं पे खाद का काम करता है जी। और बाहर से किसान जब तक कुछ भी खरीद के ले आएगा तो उसकी आमदनी जो है उस पर सीधा असर पड़ेगा। जब बाहर से वो कुछ भी खरीद के नहीं लाएगा और एकदम से नेचुरल अच्छा पैदा करेगा, उसको खाने वाले का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा और अपने खेत का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा और खुद किसान का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बिल्कुल, तो ना सिर्फ बतौर उत्पादक बल्कि अगर उपभोक्ता के नज़रिए से भी हम देखें तो प्राकृतिक खेती जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसी वजह से अब हमारे जो किसान हैं इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सुभाष जी ने एक नई दिशा जो है हमारे देश के किसानों को दी है, जिसमें लगातार वो एक ही ध्येय के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि प्राकृतिक खेती एक ऐसी खेती जो हमें जीवन से जोड़ रही है, और इसी के लिए अब हमारे जो बाकी किसान भी हैं प्रयास कर रहे हैं। आगे भी आपको हम बताएंगे किस तरीके से प्राकृतिक खेती को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और कितनी संभावना इसमें है। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज खासतौर से हम विशेष जानकारी आपको दे रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। एक ऐसी खेती जो हर एक किसान को जीवन से जोड़ती है, और ना सिर्फ किसान को बल्कि आपको भी और हमें भी। ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कैसे ये खेती हो रही है, और आपने ब्रेक पे जाने से पहले हमारे जो किसानों के अनुभव हैं वो भी जाने। लेकिन जब भी हम देखते हैं कुछ किसानों के लिए बेहतरी के लिए कदम उठाया जाता है तो वहाँ पर एक योजना की आवश्यकता होती है। एक कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो किस तरीके से मदद किसानों की जाएगी, किस तरह की योजना है, इस बारे में डॉक्टर पी के स्वाइन आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि एक ऐसा दिशा है ये जहाँ पर अपार संभावना है किसानों के लिए। लेकिन इसमें क्या योजना रहेगी हमारी? ये जो नेचुरल फार्मिंग है, इसके लिए भारत सरकार पूरा कोशिश कर रहे हैं, जो फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, किसान भाइयों को बहनों को सपोर्ट करने के लिए। तो हमारे जो है BPKP नाम पे एक कंपोनेंट है जिसमें नेचुरल फार्मिंग को हम बढ़ावा दे रहे हैं जी।
जो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है, इसके नाम पे जाना जाता है, जिसमें हम डिफरेंट एरियाज में उसको सपोर्ट कर रहे हैं जी। तो 5 कंपोनेंट उसमें है, जैसे कि ये क्लस्टर फॉर्मेशन के साथ साथ भी कैपेसिटी बिल्डिंग का भी बहुत ज़रूरत है, इसलिए क्लस्टर फॉर्मेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग जो किसान के साथ ये है उसके लिए एक बड़ा कंपोनेंट है। उसके साथ साथ हमारे जो मैन पावर डेवलपमेंट, बिकॉज इस सिस्टम में मैन पावर डेवलप करके उनको फिर कैपेसिटी बिल्डिंग करने में मदद करेंगे और पूरा सिस्टम को आगे ले जाने में ये है, इसलिए उसके लिए एक कंपोनेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट को हम देते हैं इसमें असिस्टेंस। और इसके साथ साथ सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है ये बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए मार्केट में जी। तो एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए भी असिस्टेंस दिया जाता है। उसके साथ साथ जो किसान जो अपने खेती में जो सारे इनपुट बनाते हैं और उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए एक डायरेक्ट डीबीटी प्रोसीजर में उनको भी डायरेक्टली फार्मर्स को भी एक इसमें इंसेंटिव्स है। उसके साथ साथ जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है ये भी कंपोनेंट, बिकॉज जब मार्केटिंग करने से पहले प्रोसेसिंग करना है, देन वैल्यू एडिशंस करना है और उसके साथ साथ मार्केट लिंकेज करना है, उसके लिए भी एक कंपोनेंट है। ये जो 5 कंपोनेंट है जिसमें हम ये प्राकृतिक जो खेती है उसको आगे लेने के लिए डिफरेंट अमाउंट्स हम सहायता देते हैं, ताकि जो हमारे किसान भाइयों हैं उसको आगे ले जाए काफ़ी मात्रा में। ये है हमारे बेसिक का जो स्कीम है बीपीके का। और ये एक उद्देश्य भी देखिए रहेगा कि किस तरीके से जो किसान हैं प्राकृतिक खेती को आगे ले जाते हैं। ना सिर्फ अगर हम बात करते हैं अभी हिमाचल प्रदेश में, जैसा कि डॉक्टर राजेश्वर हमें बता रहे थे क्या स्थिति बनी हुई है, इस बारे में राजेश्वर जी कुछ और जानकारी आपसे मैं लेना चाहूँगा। जैसा आपने बताया कि ज़ाहिर तौर पर चुनौतियाँ हमारे सामने थी, लेकिन आज के समय की अगर बात की जाए तो अब किसान का जो रुझान है वो ज़ाहिर तौर पर प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ा है। देखिए, आज सबसे बड़ा जो सफलता का इसका कारण है वो किसान के खेत पे मॉडल है जी। जो किसान के खेत पे मॉडल है उससे जो इसकी आउटस्केलिंग हो रही है वो उसमें एक जुनून किसान को बन रहा है। आप ये मान के चलिए कि एप्पल का किसान जहाँ 12 स्प्रे करता था, आज वो गोबर और गोमूत्र से बने हुए सारे आदान प्रयोग कर रहा है, तो ये अद्भुत इम्पैक्ट उसके एरिया में दे रहा है। तो इस ढंग से आज हिमाचल प्रदेश में 1,54,000 किसानों ने प्राकृतिक खेती करना शुरू कर दी। जी बिल्कुल, एक बड़ा आंकड़ा आपने यहाँ पर दिया कि किस तरीके से देखिए जो किसान हैं उनका रुझान सीधे तौर पर नजर आता है, लेकिन जब किसान का रुझान भी है और सरकार की तरफ से हम कह सकते हैं कि पूरे योजनाबद्ध तरीके से हर कदम किसान के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, ऐसे में जानकारी और जो है वो कहाँ से हासिल कर सकते हैं, इस बारे में डॉक्टर नीलम आपसे हम जानना चाहेंगे क्या क्या माध्यम किसान के लिए कि वो और ज़्यादा जानकारी जो है प्राकृतिक खेती की ले सकें। देखिए कि जैसे कि आप जान रहे हैं कि प्राकृतिक खेती को हम इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं कि किसानों की लागत को, जो खेती की लागत है उसको कम कर सकें। और अगर हम खेती की लागत को कम कर सकेंगे तो जाहिर सी बात है जो उनको मुनाफा होगा खेती से वो बढ़ेगा। और ये जो प्राकृतिक खेती है ये हमारे पिछले 1-1.5 साल में अपने देश में 6.5 लाख हेक्टेयर ऑलरेडी इसके अंदर आ गई और किसान इसको अपना रहे हैं। और मेरे ख्याल से पिछले दशकों में ये पहला मूवमेंट है जो किसानों ने अपने आप से शुरू किया है। अब ये है कि इसके जानकारी कैसे मिले, हम नीति आयोग में 2018 से इस पे लगातार काम कर रहे हैं और 30 नवंबर को, अभी हाल में 30 नवंबर को एक नीति आयोग ने एक बहुत बड़ी वेबसाइट प्राकृतिक खेती पर लॉन्च करी है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो जो भी किसान भाई हैं इसको अपने मोबाइल पे इसको अगर इस पे जाएंगे इस वेबसाइट पर प्राकृतिक खेती पर, तो आपको प्राकृतिक खेती क्या है, इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं, इसमें जो इनपुट या आदान प्रयोग होते हैं उसकी बनाने की विधि क्या है, उसका यूट्यूब वीडियो, आपके जैसे डॉक्टर श्वेन ने बताया कि जो हमारे पूरे प्रदेश में जो नोडल ऑफिसर हैं हर प्रदेश के, उनके पता, उनके टेलीफोन नंबर्स, और इसके अलावा पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ प्राकृतिक खेती को विभिन्न नामों से, ऑस्ट्रेलिया हो चाहे या फिर हो जो पूरी दुनिया में हो रहा है, उन पे क्या सक्सेस है, और कुछ किसानों की सफलता की कहानियाँ भी कि उसमें टेलीफोन नंबर के साथ दी हुई हैं। तो किसान भाई उससे उस पर पढ़ सकते हैं, जा
सकते हैं और देख सकते हैं, और उन सब के नंबर भी हैं, तो टेलीफोन करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए उनको और ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सारा मटेरियल प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ पूरा एक से लेके उसकी सफलता की कहानी से लेकर कंपोनेंट से लेके गवर्नमेंट स्कीम से लेके जो हमारी मिनिस्ट्री की स्कीम्स हैं, जो सपोर्ट प्रोसेस है, सब कुछ एक साथ उपलब्ध है। किसान भाई जरूर उसको देखें और उसको देख के पढ़ें और उसको समझ करके कोशिश करके इसको अपनाएं और अपनी खेती की लागत को कम करें। बिल्कुल। और देखिए कैसे ये खेती है कैसी जो आपको जीवन से जोड़ेगी, और हर एक इंसान आज के समय में प्रकृति से जुड़ना चाहता है, तो ऐसे में और भी आवश्यक हो जाता है। साथ ही यहाँ राजकुमार जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि प्राकृतिक खेती की अगर बात की जाए तो माना जाता है कि अगर आपके पास एक भी पशु है तो उसके जरिए भी आप इसकी बेहतर ढंग से शुरुआत कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी मुकुल जी, आपने सही सुना है, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि मैं रासायनिक खेती 12 वर्ष की, 3 वर्ष मैंने जैविक भी की, लेकिन जो मुझे एक स्तंभ मिलना था वो नहीं मिल पा रहा था जिसकी मैं इच्छा लेके आया था। लेकिन सुभाष पालेकर पद्धति में जब मैंने 2004 से ये आरंभ की, लगभग मुझे 15 वर्ष हो चुके हैं, और मैंने अपने खेत में एक गाय से ही ये खेती आरंभ की थी। और एक गाय से तो मेरी खेती क्या, पड़ोसी की भी खेती हो सकती थी, क्योंकि उस समय मैं 12 एकड़ में ये कृषि कर चुका हूँ। मेरा पूरा फार्म 12 एकड़ से है, और मैं उसमें तिलहन भी लेता हूँ, तिलहन भी लेता हूँ, अनाज की फसलें भी लेता हूँ, अलग अलग फसलें, और सभी प्रकार की मौसमी सब्जियां लेता हूँ। और उनका मैं आपको एक आश्वस्त करता हूँ, रासायनिक खेती से कोई किसी भी फसल में हमारा उत्पादन कम नहीं है, और उत्पादन ही नहीं जिसकी मैं चर्चा शायद कुछ हमारे से रह जाती है कभी कभी, क्योंकि हम गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारे उत्पाद में इतनी गुणवत्ता होती है कि हमारे उपभोक्ता उसको लेने के लिए एक उत्साह एक उनके अंदर रहती है, पहले मुझे आर्य जी से लेनी है। यानी उपभोक्ता को सबसे पहले देखिए जो महत्वपूर्ण है वो गुणवत्ता, और वही गुणवत्ता जो है आप शायद सोच भी नहीं पाते होंगे कि इतना गुणवत्ता युक्त उत्पाद जो है वो आपको कहीं बाजार में मिल सकता है, जो कि हमारी प्राकृतिक खेती से निकल कर आ रहा है, और उसकी मांग लगातार बढ़ भी रही है। यहाँ एक बार फिर से आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर टी विजय कुमार जी का, आंध्र प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे आपसे आंध्र प्रदेश की भी अगर बात की जाए, जैसा आपने बताया कि एक बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो जुड़ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की बात की जाए, केंद्र सरकार की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं प्रयास जो हैं वो फलीभूत होते अब नजर आ रहे हैं। आने वाले समय को अगर देखा जाए, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं प्राकृतिक खेती के लिए? हमारे राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर गांव में ये काम चलना चाहिए और हर किसान को इस प्राकृतिक खेती से जोड़ना चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि अगले साल ही हर गांव में प्रेजेंस होना चाहिए। और ये लेकिन किसान को समय लगता है। अभी जो आपके किसान भाई वहां पर बैठे हैं बता रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश में हमने क्या किया है, ये किसान ही ट्रेनर, किसान शिक्षक, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स बोलते हैं। अभी लगभग 6000 ऐसे मॉडल फार्मर्स हैं जो एक एक व्यक्ति 100 किसानों के साथ काम करेगा। और इस साल हमने 4000 लोगों को और जोड़ा है इसमें। तो हर साल बेस्ट फार्मर्स को ट्रेनर्स के रूप में लेकर ये बदलाव जो है ला रहे हैं। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है महिला संगठनों का। तो महिला संगठन जो हैं, लगभग हमारे राज्य में 80 लाख महिलाएं जो हैं ये संगठनों में जुड़े हैं। तो जो ग्रुप लीडर्स हैं उनके पास जाते हैं और उनको पहले मोटिवेट करते हैं। तो जब एक ग्रुप में ग्रुप लीडर बदलते हैं, वो 10 मेंबर का जो ग्रुप है वो आपस में सीखता है और सारे इनपुट्स गांव में बनाने पड़ते हैं। तो महिलाएं जो हैं खुद ये बायोलॉजिकल इनपुट्स है, घन जीवामृत है या बीजामृत है, ये सब खुद बना लेते हैं। तो हमारे जो शक्ति है गांव में, महिलाओं की शक्ति है, इसको आगे ले जा रही है। और किसान शिक्षक, तो हमारे ख्याल में किसान ही सबसे बेहतर ट्रेनर्स हैं और साइंटिस्ट भी हैं। जी बिल्कुल, एक मजबूत कड़ी के रूप में हम देख सकते हैं यहाँ पर किसान को। जैसा आपने कहा कि ना सिर्फ किसान के लिए बल्कि किसान के द्वारा ही ये सारी जानकारी जो है एक किसान से दूसरे किसान पर पहुँचती है। और हिमाचल प्रदेश से ही एक प्रगतिशील किसान है करम सिंह जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करम सिंह जी, जानना चाहेंगे आपसे, आपने किस तरह का अंतर देखा? पहले अगर हम रासायनिक खेती की बात करें या जैविक खेती भी करते हैं किसान, अब जब हम प्राकृतिक खेती को देखते हैं, कितना लाभ इसमें आपको नजर आता है?
2011 में पालनपुर यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद एकदम उससे पहले मैं केमिकल खेती करता था जी। तो जैसे अपने पद्मश्री सुभाष पालेकर जी के सानिध्य में ट्रेनिंग प्राप्त की थी पालनपुर यूनिवर्सिटी में जी। वो ट्रेनिंग जैसे घर आते ही हमने एकदम अडॉप्ट कर लिया था इसको ही, अपना प्राकृतिक खेती जी। पहले अपना इसमें रासायनिक खेती में 15 से 20 हजार रुपये हमारा खर्चा आता था, दवाइयों वगैरह उसके ऊपर स्प्रे में जी। तो इसमें एट प्रेजेंट हमारा 1 से 2 हजार तक मुश्किल से खर्चा आता है सारा जी। जी। और ये खेत है, इसमें हम बैठे हैं तो 6 से 7 इंटरक्रॉप इसमें लगी हुई है जी। तो एट प्रेजेंट मतलब अपना दालें हुई, अनाज हुआ, तिल हुए, और इवन के शक्कर थी। अब गन्ने की बुआई भी कर दी, गन्ना भी अभी अपनी शक्कर भी अपने घर की हुआ करेगी जी। और उसके साथ साथ अभी बागवानी की तरफ भी हमने उसको ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल, यानी तो हर एक फसल में हम सक्षम हैं प्राकृतिक रूप से इसकी खेती करने में भी। और यहाँ फूल कुमार जी, आपसे मैं बेहतर ढंग से जानना चाहूँगा कि आप खेती करते हैं, कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं, और क्या कुछ ऐसा भी है कि कोई ऐसी विशेष फसल जिसकी खेती ना कर सकते हो प्राकृतिक रूप से? देखिए, ये प्राकृतिक खेती है जी, इसमें हर फसल कर सकते हैं जी। और एक नहीं, एक खेत में एक फसल नहीं होनी चाहिए। प्राकृतिक खेती में एक फसल में कम से कम 5, 10, 15, 20 तरह की। अभी ये बात थोड़ी बताने में किसानों को शायद ऐसी लगेगी कि ये संभव नहीं है, पर जब हम खेत देखते हैं, मैं अभी मेरे खेत में 1 एकड़ में 25 तरह की सब्जियां लगी हुई हैं। 25 तरह की सब्जियां? हाँ जी। और जो हमने सुभाष पालेकर जी की पद्धति से जो जंगल मॉडल लगाए हैं, जो पंचक्षत्रीय बागवानी लगाई है, उसमें 5 से 7 तरह के पेड़, नीचे उसमें मसाले, हल्दी, हरी मिर्च, मतलब छांव में पैदावार देने वाली। और उनका मेथड क्या होता है कि उस खेत के किसी भी पेड़ का कोई भी पत्ता, फल और सब्जी और मसाला निकाल के जो भी फसल अवशेष है, केवल आपने वही फसल अवशेष वहीं पे डालना है। और गाय आधारित जो भी हमारा जीवामृत, घन जीवामृत वो अपने खेत में देना है। बाकी आपने कुछ नहीं करना, सब प्रकृति पे छोड़ देना है जी। प्रकृति ही सब करती है। नीचे उसमें केचुए अपने आप काम करते हैं, सूक्ष्म जीवाणु काम करते हैं। हमने जो केमिकल डाल के हमारे सूक्ष्म जीवाणुओं को कम कर दिया था, उनको जीवामृत पूरा करेगा। और हमने केवल उन सूक्ष्म जीवाणुओं को नेचुरल वातावरण देना है। प्राकृतिक वातावरण वहां पे जब हम दे देंगे तो वो अपना काम प्रकृति अपने आप शुरू कर देगी जी। जब ये देखते हैं हम मॉडल किसानों के खेतों पर, तो विश्वास होता है। ऐसे बताने से कि एक खेत में इतनी फसल कैसे ली जा सकती है, किसान खेतों में देखेंगे ना, उससे उनको 100% विश्वास हो जाता है। तो यानी एकदम से भले ही यकीन ना हो, जरूर जाना चाहिए खेतों पे। जी बिल्कुल, ये काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, एकदम से हो सकता है आपको यकीन ना हो, लेकिन यही सच है। और इस सच को हम अगर कहें तो आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में हमारे जो किसान हैं वो सफल रूप से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। और आने वाले समय को अगर देखा जाए तो इसमें भी किस तरीके से एक नया मोड़ जो है, नया रूप जो है वो नज़र आएगा इस नए भारत में। ये देखना ज़रूर काबिल तारीफ होगा। हमारे जो किसान हैं वो बखूबी इस प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन आने वाली परिस्थितियाँ जो होंगी उनमें कैसे ये सफल हो पाएगी, इस बारे में भी हम हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ चर्चा करेंगे। यहाँ रुक रहे हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सरकारी योजनाएं हैं आपके लिए। कहां से पाएं फॉर्म, कहां करें जमा, किससे करें बात, कौन से कागजात कहां होंगे जमा, क्या ऑनलाइन भी हो सकता है आवेदन? आजादी के 75वें साल में हर योजना का लेखा जोखा जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की। और बात अगर प्रकृति की जाए तो प्रकृति हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। और ऐसे ही प्राकृतिक खेती हमारे देश के जो किसान हैं अलग अलग राज्यों से, उनको भी अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अब से पहले भी आपने जाना देश के अलग अलग राज्यों के जो किसान हैं उनका क्या मत है प्राकृतिक खेती को लेकर। अब आइए रुक कर लेते हैं गुजरात का। वहाँ के किसान हैं हितेश वोरा जी, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका क्या कहना है प्राकृतिक खेती को लेकर, आइए जानते हैं। हितेश जी, स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जानना चाहेंगे आपसे क्या स्थिति आप देखते हैं प्राकृतिक खेती की और कितना फायदेमंद आपको ये लगती है? प्राकृतिक खेती में हम लोग गाय आधारित खेती करते हैं, जो गाय का गोबर गौमूत्र से खेती करते हैं। और इतना बढ़िया मुनाफा और इतना कम खर्च में हमारा खेती होता है। और साथ साथ में
प्रकृति के साथ में रहने का मतलब हमारे खेत के अंदर जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, अलसिया होते हैं, और उसकी वजह से खेती में कोई भी टाइप के बाहर के पदार्थ नहीं डाल के सिर्फ प्रकृति से ही साथ में लेके हम खेती करते हैं और बहुत बढ़िया उसके रिजल्ट मिलते हैं हमको। बिल्कुल बेहतर परिणाम जो हैं देखिए वो मिलते हैं, ये मानना है यहाँ पर हितेश जी का, और यही बेहतर परिणाम है जो कि एक किसान को लगातार आगे प्रोत्साहित करते हैं, किसान आगे बढ़ते हैं। लेकिन खासतौर से अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए इस बारे में डॉक्टर नीलम आपसे हम जानना चाहेंगे, हमारे देश को अगर हम देखते हैं तो कहाँ कहाँ पर अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करें इसकी शुरुआत हो चुकी है और बड़े पैमाने पर किसान इससे जुड़े भी हैं। देखिए ऐसा है कि कुछ के तो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं, लेकिन एक मैं बात बताना चाहूँगी कि देश के हर एक राज्य में अब किसान प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं, और आपने जैसे देखा कि अपनी वो लागत को कम कर रहे हैं और मुनाफा बढ़ा रहे हैं। और अगर हम अभी देखें मुख्यतः हमारे पास 11 राज्यों का हमारे पास आंकड़ा है जो 6.5 लाख हेक्टेयर है, और इसकी शुरुआत हमारे कर्नाटक से हुई थी, लेकिन बाद में आंध्र प्रदेश ने बहुत आगे आए, जैसा कि आप विजय कुमार जी बता रहे थे, उनके किसान आगे आए, और गुजरात है, अब इसके बाद आप देख लीजिए हिमाचल प्रदेश है। तो अगर आप देखते हैं कि हमारे चाहे दक्षिण भारत से लेके पर्वतीय राज्य तक किसानों ने इससे फ़ायदा लिया है और इससे फ़ायदा ले रहे हैं। और आपने देखा पूरे कार्यक्रम में किसानों ने क्या बताया कि जो उनके पास चीज़ें उपलब्ध हैं अपने गाँव में, घर में, उसी का प्रयोग कर रहे हैं। तो ना तो उनको बाजार जाना पड़ रहा है, ना अलग से पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो संसाधन हमारे संरक्षित हो रहे हैं, इन्वायरमेंट हमारा पर्यावरण भी संरक्षित हो रहा है, लोगों की हेल्थ अच्छी हो रही है। और जो हमारा एक उद्देश्य है माननीय प्रधानमंत्री का कि किसानों की आय को दोगुनी करना, तो हमने नीति आयोग में 114 किसानों की सफलता की कहानियों का एक संग्रह किया, और वो 14 राज्यों से थी। मैं आपको बताऊं 2 गुनी नहीं, हमारे किसान भाई जो हमारे साथ जुड़े हैं और बाकी भी हमसे बिल्कुल ज़रूर हमारे साथ वो हमें हाँ मिलाएंगे कि 2 गुनी नहीं, हम 3 गुनी 4 गुनी तक अपनी इनकम हम कर पा रहे हैं प्राकृतिक खेती से। तो हमारे किसान भाई अगर इसको जुड़कर सीख लें पहले कि हमारे दूसरे भाई कैसे कर रहे हैं, तो उनको ज़रूर इसमें फ़ायदा मिलेगा, और अपने जो और राज्यों के हमारे किसान हैं उसी तरह उसके साथ वो जुड़ सकते हैं। और हमारे मंत्रालय इसमें मदद कर रहा है, नीति आयोग तो 2018 से लगातार काम कर रहा है। और जैसा कि मैंने बताया था, हमने जो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक हैं उनकी क्या सोच है, उनके हमने लेक्चर कराए, उनको हमने नीति आयोग में आमंत्रण दिया, और अपने देश के भी सारे जितने हमारे वैज्ञानिक थे या एक्सपर्ट थे उनके साथ मीटिंग कराई। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारे देश के लिए जो हमारी परिस्थितियां अभी हैं उसमें प्राकृतिक खेती ही एक इस वक्त सबसे अच्छा विकल्प है, जिससे हम सबको एक साथ लेके चल सकते हैं, चाहे नेचर हो, चाहे किसान हो, चाहे हमारी पृथ्वी हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य हो, किसानों का स्वास्थ्य हो, या हम दुनिया को भी एक अच्छा एक हम वर्ल्ड लीडर बन के आ सकते हैं। और अभी हम वर्ल्ड लीडर हैं, हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर प्राकृतिक खेती में अभी हमारे देश में है, तो हमारे लिए गर्व का विषय है, और इन सबको हमें मिल करके इस प्रयास को आगे बढ़ाना है। जी बिल्कुल, इस प्रयास को लगातार हम आगे बढ़ाएंगे, और उम्मीद हम यही करते हैं जो किसान हैं और भी ज़्यादा बड़े क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करेंगे। लेकिन देखिए इस वर्ष को हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में भी मना रहे हैं, और ऐसे में यहाँ राजकुमार जी अगर हम बीजामृत की बात करें, जीवामृत की बात करें, ये कितने कारगर हैं प्राकृतिक खेती में? मुकुल जी, प्राकृतिक कृषि में जैसे आपने पूछा बीजामृत का क्या उपयोग है, जब हम बीजामृत लगाते हैं तो हम फसल को इंश्योर कर देते हैं। 90% बीमारियों से बचने का एक ही हमारे पास रास्ता है। और मैं तो ये कहता हूँ जैसे हम जीवामृत का प्रयोग करते हैं उससे हम अपने, कुछ किसान इसको खाद का रूप मानते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता, मैं इसको एज ए कल्चर मानता हूँ, क्योंकि जब हम कल्चर से हम उन बैक्टीरियों की संख्या बढ़ाते हैं, क्योंकि 1 ग्राम में 300 करोड़ बैक्टीरिया हैं, और जब हम एक जीवामृत का ड्राम छोड़ते हैं तो लगभग 30 लाख करोड़ बैक्टीरिया उसमें छोड़ते हैं, और हर 20 सेकंड में अपनी अलग संख्या, डबल संख्या कर लेते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमें उन जीवों को, जिनको हम जब रासायनिक खेती करते थे पता नहीं था हमें कि हम उनको कितनी दुर्दशा से मारते थे, और आज हम उनका पोषण कर रहे हैं, और वो हम उनका पोषण नहीं करें बल्कि वो हमारा पोषण कर रहे हैं। यहाँ फूल कुमार जी आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, जो हमारे किसान हैं वो जाहिर तौर पर पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन क्या प्राकृतिक खेती में भी किसी तरह की चुनौतियाँ आपके सामने आती हैं जो आपको लगता है कि निकट भविष्य में उनका कुछ समाधान होना चाहिए तो और बेहतर ढंग से और ज़्यादा किसान जो हैं इससे जुड़ सकेंगे?
देखिए, किसान को इसमें समस्या तब तक आती है जब तक वो सही से सीख के नहीं करता और बताए गए सभी तरीके अपने खेत में वो मतलब इस्तेमाल नहीं करता। जब वो सही से सीख लेता है और सही से खेत में अपने पे सारे तरीके अपनाता है तो उसको किसी भी प्रकार की कुछ भी समस्या नहीं आती। ये सब काम प्रकृति करती है अपने आप। किसान ने सिर्फ उसको सही से जो मतलब गलत काम जो किए हैं हमने, ये सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने वाला, आग लगाने वाला, या मतलब अपना बायोमास को बाहर भट्ठों में या कहीं भी भेजने वाला, जब हम उसको सही से समझ लेंगे तो हम अपने खेत में, जैसे नीलम जी ने बताया, हमारी आमदनी दो तीन गुना नहीं, हम कई गुना, हमने सोचा नहीं होगा, किसान ने इतना कभी सोचा नहीं होगा कि इतनी इनकम भी हम खेत से ले सकते हैं। तिगनी चौगनी आमदनी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बस किसान को सही से सीख के करने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए, बतौर किसान इनका खुद का अनुभव रहा है कि सिर्फ हमें एक कदम आगे बढ़ाना होगा और यहाँ पर कोई इस तरह की आपके लिए मुश्किल नहीं है कि एक नई चीज़ है, कोई नई तकनीक है, बल्कि एक ऐसी पद्धति है जिस पर लगातार काम होता रहा है। अब आवश्यकता है इस पद्धति को बढ़ावा देने की, जिसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। आखिर में यहाँ स्वाइन साहब आपसे भी मैं समझना चाहूँगा, आपने बताया कि किस तरीके से जो बदलाव है वो प्राकृतिक खेती के तहत हम देख पाएंगे अपने कृषि क्षेत्र में, लेकिन किसानों की मदद की बात की जाए, क्योंकि हमने देखा कि सरकार ने तो ना सिर्फ किसान कल्याण की बात की है, साथ में कृषि का विकास तो होगा ही, किसान का कल्याण भी होगा। प्राकृतिक खेती से ये कितना सार्थक आपको नज़र आता है? डेफिनेटली ये जो प्राकृतिक खेती है, जैसे कि हमारे सारे किसान भाइयों ने बताया है, एक तो है कि कॉस्ट कम हो रहा है, उनको इनकम में वृद्धि हो रहा है, प्रोडक्टिविटी वृद्धि हो रहा है, उसके साथ साथ एक सर्टेनली जो इकोसिस्टम है हमारे, वो भी एकदम सस्टेनेबल वे में आ रहा है। और इसमें जो एग्रीकल्चर जो आज आप देख रहे होंगे जी कि पूरा दुनिया भर में एक चर्चा हो रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह है उसको कम करना ज़रूरत है। इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ इसमें कमिट भी किए हैं, भारत भी इसमें कमिट किए हैं, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, और ये COP26 में भी ये चर्चा हुआ है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी में कि प्राकृतिक खेती के बारे में एम्फासिस दिया है वेरी क्लियरली। तो आगे का रास्ता काफ़ी इसका बहुत भविष्य उज्जवल है। इसमें भारत सरकार भी एकदम स्ट्रैटेजी बनाए, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी भी बनाए कि इसको कैसे आगे लेके जाए। जैसे कि है हम लोग का जो बेसिक फोकस एम्फासिस है, पॉलिसी है, इसमें हम जैसे एरिया में हम चल रहे हैं, जैसे ड्राईलैंड एरिया है, रेनफेड एरिया है, हिली एरिया है, ट्राइबल एरियाज है, जहाँ पे हम इसको अच्छा से अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि उसको करने का। उसके साथ साथ एक और हमने एम्फासिस किया है कि जैसे FPO स्ट्रैटेजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप स्ट्रैटेजी, जो टुगेदर, क्योंकि आत्मनिर्भर होने के लिए अपने खेती में सारी चीज़ें प्रोड्यूस करना, इनपुट तैयार करना है, तो इसलिए एक विलेज लेवल स्ट्रैटेजी भी तैयार हुआ, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक स्ट्रैटेजी भी तैयार हुआ है, जिसमें ये जो SHG वगैरह के बाद हमने एक चैंपियन फार्मर का भी जिक्र किया है, जैसे कि वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में चैंपियन फार्मर भी होगा, और जैसे कि विलेज लेवल अगर देखेंगे वहाँ पे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन होगा। तो इसलिए कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जो है वो फिर जो पंचायत लेवल में वो लोकल रिसोर्स पर्सन्स होंगे। तो ये 3 लेवल ऑफ जो है, चैंपियन फार्मर, लोकल रिसोर्स पर्सन पंचायत लेवल में, और कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, ये जो मैन पावर का ये है, इसमें हम जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जैसे हमारा फुलकुमार साहब बोले हैं कि जब उसको पता लग जाएगा इसको बहुत आगे लेके जाएगा, बिकॉज इनकम वृद्धि काफ़ी ये है, तो उसको एक स्ट्रैटेजी बना के हमने चला है ताकि ये जो है हमारा सारी चीज़ें वो आराम से हो जाए। और उसके साथ साथ हमने एक स्ट्रैटेजी भी बना रहे कन्वर्जेंस कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, उसके साथ इसके कन्वर्जन से FPO स्कीम है, उसके साथ कन्वर्जन से सामंजस्य इसमें नजर आता है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसमें भी हम उसको डोपटेल कर रहे हैं ताकि ये चीज़ें हमारे कन्वर्जेंस में आ जाए। तो भारत सरकार तरफ से भी काफ़ी कन्वर्जेंस इसमें दिया गया है, स्टेट की तरफ से भी इसमें इफेक्ट है। तो हमें तो पूरा इसका भविष्य बहुत उज्जवल लग रहा है, जबकि ये जो हमारे, आप जैसे कि जानते हैं कि जो मिट्टी का जो सॉइल का जो कंजर्वेशन है, वाटर कंजर्वेशन है, जो नेचर का है, आज हम देख रहे हैं कि जहाँ पे प्राकृतिक खेती होता है वहाँ पे बर्ड्स, जहाँ पे केमिकल खेती में नहीं नजर आते थे, आज प्राकृतिक खेती में भी हम देख रहे हैं कि बर्ड्स वापस आ रहे हैं, वहाँ पे जो नेचुरल इकोसिस्टम एक रिबिल्ड हो रहा है। ये वही बदलाव है जिसकी आज के समय में आवश्यकता थी, और वही बदलाव देखिए हमारे किसानों की मेहनत के बलबूते, हम कह सकते हैं प्राकृतिक खेती के बलबूते वो नजर आ रहा है। आज के समय में अगर हम
बात करते हैं, जलवायु की बात की जाए, जल की बात करें, ज़मीन की बात करें, ये तीनों कहीं ना कहीं जुड़ते हैं हमारे किसान के जीवन से, और उसी जीवन से जुड़ती है हमारी प्राकृतिक खेती, जिसके लिए आवश्यक है कि हमारे किसान इसको जाने, समझें और फिर इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएं, जिससे आत्मनिर्भरता भी इस देश में आ सके और इस देश का किसान और भी मजबूत हो सके। तो आज हमारे साथ खास कार्यक्रम में जो हमारे विशेषज्ञ रहे, उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी इस बारे में दी, कैसे प्राकृतिक खेती इस देश को आगे बढ़ा रही है और इस देश की कृषि को एक नया रूप दे रही है। नए भारत की नई कृषि जो है प्राकृतिक खेती के रूप में हमें आने वाले समय में नजर आ सकती है। फिलहाल आप सभी ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इतनी सारी जानकारियां उनको दी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। नमस्कार, धन्यवाद। तो जाना आपने भी प्राकृतिक खेती आखिर क्यों एक मूल मंत्र अब नज़र आ रहा है, एक कारगर विकल्प के तौर पर हमें नज़र आ रही है इस देश की कृषि को बेहतर बनाने के लिए और उसके साथ साथ किसान की स्थिति को सुधारने के लिए भी। आपको बता दें, आप ये सारी जानकारी जो है डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी ले सकते हैं, जो यहाँ इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन कीजिए, उसके बाद ये सारी जानकारी आप हासिल कर सकेंगे यूट्यूब के माध्यम से, कभी भी कहीं भी। तो फिलहाल के लिए इस विशेष पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। बचे बढ़ती ठंड से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से, प्रतिरक्षा प्रणाली को कैसे रखें मजबूत, सर्दी में ब्लड प्रेशर, अस्थमा, जोड़ों में दर्द और हृदय रोगी रही सावधान। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 बजे से 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। पशुधन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश में शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पशुधन की बहुलता है। वजह यह है कि ऐसे क्षेत्रों में कृषि पैदावार कम होती है और पशुधन ही जीविका का प्रमुख साधन है। यहाँ बंजर और लवणीय भूमि में चारा उगाकर घास की पैदावार की जा सकती है। इसके साथ ही बहुवर्षीय घास लगाकर और फसलों के अवशेष के प्रसंस्करण से चारा तैयार कर पशुओं का पोषण किया जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चारागाह और चारे की उन्नत प्रजातियों के विकास, उनका सस्य प्रबंधन और अनुरक्षण के लिए भारत सरकार ने झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण यहाँ सभी प्रमुख चारा घासों का पाया जाना भी था। संस्थान ने बदलते जलवायु परिवेश में चारा फसलों के उत्पादन की नई पद्धतियां विकसित की हैं, जिनसे रबी और खरीफ में हरे चारे की फसलें ली जा सकती हैं। यहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग के विकास पर नवीन शोध किए जा रहे हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में
खासकर गर्मियों में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए और पोषण गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कांटा रहित नागफनी की खेती के तकनीकी विकास की पहल की गई है। इससे प्रोटीन, ऊर्जा और उच्च जैव भार के साथ नागफनी की उपयुक्त प्रजातियों का उपयोग और पशुधन आधारित खेती को बढ़ावा मिलेगा। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में संस्थान विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से भी कार्य कर रहा है। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान अपनी नवीन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों की सहायता से लगातार पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध करवाने और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने की मुहिम में प्रयासरत है। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 दिसंबर तक टोल फ्री नंबर 1800 117 800 पर